संसद से पास हुई है। इनसे सामान्य से सामान्य नागरिक को और तेजी से न्याय मिलना संभव था। पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने 1,500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए हैं। इनमें से कितने ही कानून अंग्रेजों के समय में बने हुए थे और ऐसे ही चले आ रहे थे। मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों के जीवन में सरकार का दबाव भी नहीं और सरकार का अभाव भी नहीं होता। गरीब है, उसको लगना नहीं चाहिए संकट के समय कोई आया नहीं। अभाव नहीं होना चाहिए। सरकार की क्या जरूरत है, सरकार होनी चाहिए। लेकिन ये क्या तरीका है, आए दिन सरकार टांग अड़ाती रहे, जिंदगी की हर चीज में सरकार। और मैं तो अगर 2047 तक का मेरा मिशन पूरा हुआ तो मान लीजिए मैं हर एक की जिंदगी से सरकार बाहर निकाल दूंगा। सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार होनी ही नहीं थी। उसको खुली छूट होनी चाहिए अपनी जिंदगी जीने की। अपने सपनों को साकार करने के लिए खुला आसमान उसके लिए छोड़ देना चाहिए। और इसी सोच के साथ हमने ईज ऑफ लिविंग के लिए, जैसा मैंने कहा ना, हमने 1,500 कानून खत्म किए। वैसे ही भांति भांति की चीजें सरकार मांगते रहती है। अच्छा, ये फॉर्म लाए, ये ले आओ, ये लाए, वो ले आओ, वो लाए, वो लाए। आपका घर यहाँ है, अच्छा आपके घर के सामने कॉन्ट्रैक्टर ले आओ। अरे पता नहीं सरकार में आदत बन गई। आप जान करके खुश हो जाएंगे, मैंने 40,000 से ज्यादा ऐसे कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया और उन्हें बहुत आसान बना दिया। 40,000। आप सामान्य नागरिक को क्या तकलीफ होती होगी भाई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने ही न पड़े, लाइनों में लगना ही न पड़े। बिजली बिल हो, हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, प्रॉपर्टी का काम हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो, ऐसे दर्जनों काम अब ऑनलाइन हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर आपको कोई कदम नहीं दिखती होगी, बदल गई दुनिया। और साथियों, ईज ऑफ लिविंग का मतलब सिर्फ इस तरह की सुविधाओं का विस्तार ही नहीं होता। ईज ऑफ लिविंग तब बढ़ती है जब गरीब और मध्यम वर्ग की जेब में कुछ पैसे बचते हैं, उसकी बचत होती है। हमारी सरकार की योजनाएं कैसे लोगों का पैसा बचा रही है, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। और अभी आप पढ़ रहे हैं तो शायद वहां इस पर उठाइए काम, अरुण जी, आप यूनिवर्सिटी को लगाइए। 2014 में 2 लाख रुपए की सालाना इनकम पर टैक्स देना होता था। 2 लाख इनकम पर इनकम टैक्स था। आज 7 लाख रुपए की सालाना इनकम पाने वाले को 1 रुपये का भी टैक्स नहीं है। इसमें तो ताली बजाओ यार, पैसा तुम्हारा बच रहा है। ये मैंने इसलिए किया, अगर किसी को ऐसी भाषण में नींद आ जाती है तो जगाने के लिए डर भी था। मुझे ताली की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे भाषण ऐसे हैं कि जिसमें मीडिया को इंटरेस्ट नहीं, उस भाषण में आपको क्या मजा आएगा। लेकिन मैंने कहा आज यही करना। देखिए, हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसकी वजह से डायरेक्ट टैक्सेस में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं।
देश के नागरिकों के 2.5 लाख करोड़ रुपए। साथियों, कई बार सरकार डिस्काउंट दे रही होती है, लेकिन हमारे देश के सामान्य मानवी को में उसकी चर्चा ही नहीं होती, पता ही नहीं होता है। रेल टिकट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ रेलवे की टिकट पर पिछले 10 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। 4.5 लाख करोड़ रुपया। गरीब और मिडिल क्लास के ये पैसे बचे ही तो हैं, उसके बाद बचे हैं पैसे, वरना वो सरकार को देता। स्वच्छ भारत अभियान को तो आप, हमारे अरुण जी ने तो काफी उसका झंडा उठाया हुआ है, मीडिया ने काफी सपोर्ट किया। स्वच्छ भारत अभियान को करीब करीब सभी मीडिया हाउसेज ने किसी न किसी रूप में उसका साथ दिया। ये भी गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे बचाने में मदद कर रहा है। इस अभियान की वजह से अनेक बीमारियां फैलने से रुकी है। एक स्टडी में सामने आया है कि स्वच्छ भारत अभियान हर साल गरीबों के 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचा रहा है। 60,000 करोड़ रुपए गरीब का बचाना यानी कितना बड़ा काम है जी। वरना यही पैसे उन्हें बीमारियों के इलाज पर खर्च करने पड़ते। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपया जो उनको अस्पताल में देना था, वो बचा हुआ है, खर्च होने से बचे। सरकार एक जन औषधि केंद्र चला रही है। इन जन औषधि केंद्र में वही दवाइयां, कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं, करीब 80% हम डिस्काउंट देते हैं ताकि मध्यम वर्ग गरीब परिवार हो। अब मध्यम वर्ग परिवार में बुजुर्ग माँ बाप रहते हो, डायबिटीज हो, तो 1,500-2,000 रुपए की दवाई लगी जाती है उसको। आज हमने जन औषधि केंद्रों में जो लोग दवाइयां लेते हैं, उसके कारण गरीबों के, मध्यम वर्ग के 30,000 करोड़ रुपए जो उसकी दवाई में लगने वाले थे, डिस्काउंट के कारण 30,000 करोड़ रुपए बचे। अब आपको जो सीधा जुड़ा हुआ है वो भी मैं बता दूं, जो मोबाइल डेटा भी है, आज आपके हजारों रुपए बचा रहा है, आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि भूल जाते हैं और ये लोग बताते नहीं है। 10 साल पहले मोबाइल डेटा 250 रुपए पर जीबी होता, 250 रुपीज पर जीबी। ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज जितने जीबी एक सामान्य भारतीय हर महीने खर्च करता है, उस हिसाब से अगर करता तो उसका टेलीफोन का महीने का बिल होता कम से कम 4-5 हजार रुपया से ज्यादा। लेकिन अब भारत में मोबाइल डेटा 10 रुपया पर जीबी के आसपास है, यानी 250 से कम होता है 10 रुपया। हर महीने आपके मोबाइल बिल में ही 3-3.5 हजार रुपए बच रहे हैं, यानी साल भर का करीब 50,000 रुपया मोदी आपको देने नहीं आया है, लेकिन मोदी ने ऐसा किया है कि आपके पैसे बच रहे हैं। कभी याद करना मुझे भी। कभी याद करना मुझे भी। ये मैं चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं। ये हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। सरकार अपने घरों में नागरिकों को कहते हैं सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 इतने रुपये हर परिवार को मदद के रूप में दे रहा है।
78,000 रुपये कुछ ही हफ्ते के भीतर इस योजना से जुड़ने के लिए मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू की। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं। उनको ये पैसे मिलेंगे। अब इस योजना से जुड़ने वालों की आमतौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली है, जिसके घर में एक आध एसी है, 2-3 फैन है, और हो सकता है फ्रिज हो सकता है वॉशिंग मशीन हो, तो करीब करीब 300 यूनिट उसकी बिजली की जरूरत पड़ती है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलनी इससे संभव हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो ज्यादा बिजली पैदा करेगा सोलार सिस्टम से, सरकार को खरीदेगी और उसकी कमाई का साधन पैदा होगा। साथियों, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स करके मेहनत की कमाई को ऐसे ही बांट देता, तालियां बजवा लेता। मेरा रास्ता वो नहीं है। जब ऐसा मिलता है तो वाहवाही तो हो जाती है, लेकिन बचत करके भी जीवन आसान बनाया जा सकता है, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। ये रास्ता थोड़ा कठिन है, मीडिया के लिए बोरिंग है, और आज भी शायद बोरिंग जैसा भाषण भी मेरा लगता होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का है, देश हित में है, और मैं जानता हूं मुझे इसमें मेहनत ज्यादा पड़ती है, लेकिन मैंने जैसे अभी कहा उन्होंने, मैं मक्खन पर लकीर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं पत्थर पर लकीर करने आया हूं। इसलिए मैंने रास्ता चुना है, और मैंने रास्ता इसलिए चुना है कि मैं आपके बच्चों के हाथ में एक समृद्ध हिंदुस्तान देना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल को समझना हो तो आप पीएसयू सेक्टर में आए बदलाव को तरफ नजर करेंगे, देख पाएंगे। आमतौर पर सरकार के पीएसयू मतलब सरकारी खजाने से जाता है, जन्म लेता है, और वो जन्म लेता है उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट तय हो जाती है। यही इसका इतिहास रहा है। बहुत कम पीएसयू होते हैं सरकार के जो उस देश के लिए काम आते हैं, बर्बादी लाते हैं, जो रचना बनाई है जिन्होंने बनाई। लेकिन आप याद कीजिए, वो दिन याद करेंगे तो पता है, जैसे पहले की सरकारों के चलते बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों बर्बाद हो गए। पहले की सरकारों ने एचएएल को भी बर्बाद कर दिया था। एलआईसी को लेकर भी कुछ लोगों ने एक से बढ़कर एक झूठ बोला था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज बीएसएनएल मेड इन इंडिया 5G की ताकत से आगे बढ़ रहा है। आज एयर इंडिया नई भूमिका में अपना विस्तार कर रही है। आज एचएएल में रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट हो रही है। एचएएल के पास अब एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री है। आज एलआईसी भी दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। साथियों, हमारी सरकार के इफेक्टिव गवर्नेंस की वजह से आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं। इन पर निवेशकों का भरोसा बहुत अधिक बढ़ रहा है। 10 साल पहले पीएसयू का नेट प्रॉफिट लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये था। अब पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब 2 गुना यानी करीब 2.5 लाख करोड़ को पार कर चुका है। 10 वर्षों में पीएसयू की नेटवर्थ 9.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 70 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। जब नेशन फर्स्ट की भावना हो तो ऐसे काम भी होते हैं और ऐसे परिणाम भी मिलते हैं।
फैमिली फर्स्ट की भावना हो तो नतीजे आप भुगत रहे हो। साथियों, हमारी गवर्नेंस का एक और बड़ा पक्ष रहा है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए हर एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र है। अब जैसे ईडी को ही देख लीजिए, साल 2014 तक पीएमएलए के तहत 1800 केस रजिस्टर किए गए। स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से उनको काम करने देना चाहिए, उसको रोकने की अड़ने की क्या जरूरत है। हमने कहा भाई जो आपको ठीक लगे करो, मेरी पॉलिसी से जीरो टॉलरेंस। बीते 10 वर्षों में 4700 केस दर्ज हुए। मैं जानता हूं आप ताली नहीं बजाइए इसमें, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। साल 2014 तक सिर्फ, अब देखिए देश कैसे हालत में रहा है, 2014 तक सिर्फ 5000 करोड़ रुपए की ही संपत्ति अटैच की गई थी। हमारे 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की गई है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट के मामले में भी बीते 10 वर्षों में 10 गुना की वृद्धि हुई है। ईडी ने बहुत बड़ी संख्या में टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े अपराधियों को, साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों को, नार्कोटिक्स से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन लोगों की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। कई सारे ब्यूरोक्रेट के यहां ईडी की कार्रवाई ने, नोटों की गड्डियों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये हम कर पाए थे। अब जब इतनी तेज कार्रवाई होगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है, और इसलिए ही तो वो लोग दिन रात मोदी को गाली देने का अभियान चला रहे हैं। देश भी देख रहा है कि इन लोगों की नीति, नियत और निष्ठा हर प्रकार से सवालों के घेरे में है। ऐसे लोगों को देश साफ साफ कह रहा है, सो सॉरी। साथियों, ये चुनाव का समय है, तो हमारे विपक्ष के साथी कागजों पर सपने बुनने में जुटे हुए हैं, लेकिन मोदी सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल मोटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता
देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। और इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले काम शुरू कर चुका हूं। प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है ऐसे बोलता नहीं हूं। मैं इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में फिर आऊंगा। तो इन संकल्पों पर मैं विस्तार से बात करूंगा। फिर एक बार आएगा तो देखिए, आपका ऑडियंस की आवाज है। ये मूड पे रेसर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।